हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के एपिसोड में। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवेल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2 में। यांग काई दाएं प्रायद्वीप की तरफ बढ़ता रहा और जैसे जैसे वो अंदर घुस रहा था वक्त गुजर रहा था। यहाँ घुसने के एक दिन बाद रास्ते में उसने कई ब्लैक प्रोफाउंड फ्रूट्स देखे, पर यांग काई रेड क्लाउड सेक्ट की मदद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। रेड क्लाउड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स ने जो 3 दिन की समय सीमा डेडलाइन दी थी, वो साधारण लोगों के लिए थी, जहां तक वे डेमन क्यूई सह सकते थे बिना पागल हुए। पर यांग काई अलग था। माइनस ओल्ड डेमन की मदद से उसे डेमन क्यूई का कोई डर नहीं था। ओल्ड डेमन को ये डेमन क्यूई चाहिए थी अपनी ताकत वापस लाने के लिए, इसलिए वो एक भी कतरा विस्प बर्बाद नहीं होने देता था। यांग काई ने सोचा कि पहले इस दाएं प्रायद्वीप को एक्सप्लोर करे, इसके राज जाने और फिर रेड क्लाउड आइलैंड से निकलने का रास्ता ढूंढे। ये प्रायद्वीप बड़ा था, कई पहाड़ थे, ज्यादा ऊंचे नहीं, पर तीखे तीखे जिनको साधारण लोग नहीं चढ़ सकते थे। यांग काई का लक्ष्य ये पहाड़ थे। उसे यकीन था कि यहाँ कुछ दुर्लभ खजाने, रेयर ट्रेजर्स मिलेंगे। चलते चलते अचानक एक ताज़ा दवाई की खुशबू आई। इससे सांस लेते ही यांग काई तरोताज़ा, फ्रेश, शांत और साफ क्लियर महसूस करने लगा। ढूंढते हुए वो दाएं तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद एक फूल फ्लावर दिखा, माइनस आधे उसके कद का, ऊपर गुलाबी, पिंक और पिस्टल पिस्टल खिला हुआ। खुशबू इसी से आ रही थी। गौर से देखा तो जैसे एक सुंदर औरत का चेहरा था जो मुस्कुराती हुई देख रही हो। यांग काई दाएं प्रायद्वीप की तरफ बढ़ता रहा और जैसे जैसे वो अंदर घुस रहा था वक्त गुजर रहा था। ब्यूटीफुल वुमन पिस्टल, ब्यूटीफुल वुमन पिस्टल। यांग काई उत्साहित हो गया। सोचा नहीं था कि सिर्फ एक दिन में इतना अच्छा चीज मिलेगी। बुकलेट के मुताबिक ये हाई अर्थ ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन थी। कुछ खास दवाइयों के साथ परिष्कृत रिफाइन करके गोली पिल बनाए तो औरतों के लिए फायदेमंद, चेहरा चमकाता, त्वचा स्किन तरोताजा करता। यांग काई ने बिना देर किए उठा लिया और टोकरी बास्केट में डाल दिया। फिर वो खोज करता रहा। शायद वो पहला इंसान था जो इतना अंदर आया था, क्योंकि ब्यूटीफुल वुमन पिस्टल जैसे कई और मिलते गए। रेड क्लाउड आइलैंड का दायां हिस्सा एक खजाना था। रेड क्लाउड सेक्ट के लोग डेमन क्यूई से डरकर नहीं आते थे और साधारण लोगों में इतना अंदर आने की हिम्मत नहीं थी। सब कुछ यांग काई के लिए था। पहाड़ों में घूमते हुए उसका बास्केट धीरे धीरे स्पिरिट हर्ब्स और फलों से भर रहा था। और दुख की बात, रेड क्लाउड सेक्ट के लिए माइनस ये प्रायद्वीप छोटा नहीं था, पर यांग काई ने हर जगह 3-4 बार जांच की। बास्केट में सबसे कम ग्रेड लो अर्थ ग्रेड हर्ब्स थे और हेवन ग्रेड भी। ये बेचकर लाखों सिल्वर मिल सकते थे। और यहाँ ब्लैक विंड माउंटेन जैसा खतरा नहीं था, जहाँ मॉन्स्टर बीस्ट घूमते रहते थे। यांग काई ने सिर्फ 2-3 भेड़िए देखे। 3 दिन बाद वापसी। तीसरे दिन रेड क्लाउड सेक्ट की शिप वापस आई। यांग काई पहाड़ की चोटी से देख रहा था। सिर्फ 60-70 लोग ही वापस जा पाए। बाकी लोग डेमन क्यूई से पागल हो गए होंगे और यहीं मर गए। चौथे दिन यांग काई एक पहाड़ के नीचे खड़ा था, लगभग 3000 फीट ऊंचा। ये आखिरी पहाड़ था। यांग काई ने पूरा प्रायद्वीप एक्सप्लोर कर लिया था। ओल्ड डेमन, जो चुप था, अचानक उत्साहित होकर बोला, यंग मास्टर, ये पहाड़ शायद इस जगह के डेमन क्यूई का स्रोत सोर्स है। सच? यांग काई हैरान था। उसे भी यहाँ डेमन क्यूई ज्यादा महसूस हो रही थी। बिल्कुल, मेरी आत्मा सोल कांप रही है। डर लग रहा है? यांग काई ने पूछा। ओल्ड डेमन ने अजीब सी हंसी की। नहीं, उत्साह, एक्साइटमेंट। यंग मास्टर, जैसे आप भूखे हो और सामने लाजवाब खाना रखा हो, क्या करोगे? खा लूंगा। यंग मास्टर, प्लीज मुझे ये मौका दो। ओल्ड डेमन जैसे लार टपका रहा था। यांग काई मुस्कुराया और तीखे पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसे भी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी थी कि दायां आधा हिस्सा इतना अलग क्यों है। चढ़ते हुए वो हर्ब्स ढूंढ रहा था, पर चोटी तक कुछ नहीं मिला। थोड़ा निराश हुआ। चोटी पर पहुंचकर वो खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा। ये चोटी अजीब थी। दूर से चिकनी स्मूथ लगती थी, जैसे बंजर जमीन, पर पास से देखा तो अलग। एक भी घास नहीं, जमीन लाल और खून की बदबू। एक बुरी आभा औरा चेहरे पर महसूस हो रही थी। यांग काई ने गहरी सांस ली और चोटी के बीच में एक बड़े पत्थर पर नजर टिक गई। वो पत्थर चमकीला लाल था, जैसे खून उबल रहा हो, और धुंध सी निकल रही थी। धीरे धीरे उसके पास गया, पर कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। गौर से देखा तो वो एक चमकता पत्थर था, जिसमें 3 बूंदें लाल तरल, रेड लिक्विड थीं, जैसे ताज़ा खून। कंजीलिंग ब्लड बीड। ओल्ड डेमन ने तारीफ की, पर ज्यादा उत्साहित नहीं लगा। पर यांग काई जानता था कि ओल्ड डेमन का स्तर स्टैंडर्ड ऊंचा है, तो ये चीज बहुत अच्छी थी। यंग मास्टर, अब समझ आया, ओल्ड डेमन बोला। यहाँ एक युवा डेविल यंग डेविल मरा था, इसलिए इतनी डेमन क्यूई है। युवा डेविल?
तुम्हारे हिसाब से ताकतवर, पावरफुल, डिवाइन मूवमेंट बाउंड्री से ऊपर। यांग काई का माथा ठक ठक करने लगा। वो अभी क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में था, फिर सेपरेशन एंड रियूनियन, ट्रू एलिमेंट, डिवाइन मूवमेंट माइनस ये डेविल उससे भी ऊपर था। दुनिया का सबसे ताकतवर, और यहां मर गया। उसका शरीर खत्म हुआ, पर डेमन क्यूई बाकी रह गई। इसलिए ये प्रायद्वीप ऐसा है। अगर मैं ये शोक अब्जॉर्ब लूं, तो मेरी आत्मा सोल थोड़ी ताकतवर हो जाएगी। पर अफसोस, इतना वक्त बर्बाद हुआ। मुझे मिलता तो अच्छा होता। ओल्ड डेमन ने शिकायत की। ये कंजीलिंग ब्लड बीड क्या करती है? यांग काई ने पूछा। ये डेविल के खून और ऊर्जा का सार एसेंस है। बहुत पावर है इसमें। मैं तो शरीर नहीं होने से सोख नहीं सकता। यंग मास्टर, अगर आप करो तो ताकत बढ़ेगी, पर सह पाओगे? यांग काई सोच में पड़ गया। ताकत चाहिए थी, पर जोखिम रिस्क था। ओल्ड डेमन मुस्कुराया। यंग मास्टर, डेविल बन जाओ। बुरा नहीं है। जो पसंद न आए मार दो। सुंदर लड़की दिखे, छीन लो, खेल लो, ऊब जाओ तो फेंक दो। इंसान और डेविल में फर्क क्या? लोग कहते हैं डेविल बुरा होता है, पर रेड क्लाउड सेक्ट जैसे लोग भी डेविल ही हैं, दिल से बेरहम। यांग काई का दिल हिल गया, पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तभी हवा की तेज आवाज आई। ओल्ड डेमन चिल्लाया, यंग मास्टर संभालो। यांग काई ने अपनी मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल की और हट गया। जहां खड़ा था, वहां धमाका हुआ। ऊपर देखा तो यांग काई चौंक गया। माइनस एक बड़ा लाल सांप, उसके जिस्म जितना मोटा, कई फीट लंबा, वहां बैठा था, जिस्म लपेटा हुआ, सिर यांग काई की तरफ। आंखें लाल, मुंह में स्पिरिट बीड, और ज्यादा भयानक लग रहा था। ओल्ड डेमन चिल्लाया, ये सांप ने कंजीलिंग ब्लड बीड निगल लिया। यांग काई ने देखा, माइनस पत्थर पर सिर्फ 2 बूंदें बाकी थीं। बहुत हो गया। यांग काई ने हाथ हिलाया। ओल्ड डेमन सोल ब्रेकिंग ऑल के साथ बाहर आया। फिर उसने ओल्ड डेमन को सांप की तरफ फेंक दिया। यंग मास्टर, ओल्ड डेमन रोता हुआ बोला, हैरान। उसके पास शरीर नहीं था, सांप का क्या करेगा? पर तभी समझ आया, माइनस सांप कंफ्यूज हुआ और यांग काई उसके सामने पहुंच गया। यह प्लान इतनी जल्दी सोचना शानदार इंप्रेसिव था। सांप चालाक था। सोल ब्रेकिंग ऑल उसके पेट में गया, जो महसूस नहीं हुआ, पर यांग काई के एक्शन से गुस्सा। उसने मुंह खोला, जहर भरा और तेज अटैक किया। यांग काई ने सांस रोकी, चकमा डॉज दिया, सांप के पीछे गया और ट्रू यांग युआन क्यूई मुट्ठी में डालकर चिल्लाया, बर्निंग सन 3 लेयर ब्लास्ट। यांग काई ने अपना मुक्का, जो ट्रू यांग युआन क्यूई से भरा था, सांप पर मारा और तेजी से एक तरफ हटा, उसकी लंबी बल खाती दुम से बचकर। सांप पलटा दोबारा अटैक करने के लिए, पर जहां यांग काई ने मारा था, वहां से एक हल्का धमाका हुआ। सांप का मांस फट गया, खून बहने लगा, और ट्रू यांग युआन क्यूई उसके शरीर में धूम मचा रहा था, एक घाव खोल दिया। सांप ने दर्द दबाया और अपने कई फीट लंबे शरीर को चाबुक विप की तरह हिलाया, चोटी पर धूल उड़ाने लगा। यांग काई ने भौं उठाई, समझ गया कि उसने इस सांप की ताकत को कम समझ लिया था। जब भी बड़ा सांप दिखा, उसने सोचा ये कम से कम 5th रील मॉन्स्टर बीस्ट होगा, पर उसका अटैक उसे घाव दे गया। ये सिर्फ 4th रील था, सेपरेशन एंड रीयूनियन बाउंड्री के बराबर। इतना बड़ा और डरावना दिखने वाला, पर ताकत में कम। यांग काई का हौसला बढ़ा। वो वहीं खड़ा रहा, सांप को मौका दिया। सांप और तेजी से लपका, मरने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी दुम को जोर से यांग काई की तरफ मारा, चीखते हुए। अगर यांग काई की मूवमेंट टेक्निक न होती, तो शायद ये अटैक मुश्किल होता, पर उसने आसानी से चकमा डॉज दे दिया। अटैक फेल देख, सांप ने फुफकारा, हिस, और मुंह से लाल जहर का धुंध छोड़ा। अगर यांग काई जल्दी न हटा होता, तो पूरा भीग जाता। यांग काई गंभीर हो गया। सांप से डर नहीं था, पर यह जहर का धुंध थोड़ी सी परेशानी थी। फिर भी अगर वो चकमा डॉज देता रहा, तो सांप उसे नहीं छू सकता था। बाहर यांग काई सांप से लड़ रहा था, अंदर ओल्ड डेमन, जो सोल ब्रेकिंग ऑल के साथ था, मुश्किल में था। भले ही ओल्ड डेमन पूरी ताकत ना दिखा सके, पर किसी भी जीव का अंदर का हिस्सा कमजोर होता है। सोल ब्रेकिंग ऑल भी एक हथियार था। सांप का शरीर टूट रहा था, दर्द उसे बाहर लड़ने नहीं दे रहा था। वो इधर उधर हिलता, कभी उछलता, कभी लेट जाता। यांग काई चुपचाप देखता रहा, दोबारा अटैक नहीं किया। सांप में ताकत कम थी, पर जीवन शक्ति ज्यादा। आधे घंटे बाद जब ओल्ड डेमन ने उसके अंदर तबाही मचाई, सांप ने हरकत बंद की और चुपचाप मर गया। सांप के पेट में हरकत दिखाई दी, और ओल्ड डेमन सोल ब्रेकिंग ऑल के साथ उसमें से निकल आया, यांग काई के सामने खड़ा। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। यंग मास्टर, अगले बार पहले बताना, ये दिल को तैयार करना पड़ता है, ओल्ड डेमन ने थोड़ी शिकायत के साथ कहा। यांग काई ने उसे अचानक सांप के मुंह में फेंक दिया था, जिससे वो डर गया था। यांग काई ने गंभीरता से सिर हिलाया। ओल्ड डेमन और कुछ नहीं बोला। यांग काई ने पूछा, क्या ये मॉन्स्टर बीस्ट थोड़ा अजीब नहीं लगा? कहाँ अजीब? ओल्ड डेमन ने उत्सुकता से पूछा। उसकी ताकत काफी कम थी, जितनी मैंने सोची थी उससे कम।
ओल्ड डेमन मुस्कुराया। यंग मास्टर, इस सांप ने कंजीलिंग ब्लड बीड निगल लिया था, इसलिए ये बदल गया, पर असली ताकत नहीं थी। और जब आप यहाँ आए, कोई और मॉन्स्टर बीस्ट दिखा? यांग काई ने सिर हिला दिया। तो ये शायद एक छोटा सांप था जिसने कंजीलिंग ब्लड बीड खा लिया और किस्मत से मरा नहीं, बल्कि मॉन्स्टर बीस्ट बन गया। ये इस जगह का अकेला मॉन्स्टर बीस्ट होगा। एक छोटा सांप इतना बड़ा बन सकता है? यांग काई हैरान था। गज़ब। फिर उसने एक संभावना सोची और उत्साहित होकर बोला, अगर छोटा सांप खा सकता है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं कह सकते, आप तो इंसान हो। पर यंग मास्टर, पहले इसका मॉन्स्टर कोर खाकर देखो, ओल्ड डेमन ने सुझाव दिया। अच्छा विचार। यांग काई ने सिर हिलाया। वो सांप के शरीर के पास गया, उसे काटा और मॉन्स्टर कोर निकाल लिया। कोर भी लाल था, कबूतर के अंडे जैसा, और उसमें कंजीलिंग ब्लड बीड की ऊर्जा थी। ओल्ड डेमन से कहा कि उसकी रक्षा करे। फिर यांग काई ने कोर को कपड़े से पोंछा और जेब में डाल लिया। ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट चलाते ही उसने एक ऊर्जा अपने पेट में जाती हुई महसूस की, साथ में थोड़ी सी ईविल क्यूआई भी। ये शायद उस युवा डेविल की क्यूई थी। पल भर में यांग काई का शरीर लाल हो गया, जैसे खून से भरा हो, और एविल क्यूई से दिखने में डरावना लगा। पर अंदर से कोई खतरा नहीं था। उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए हिला, पर जल्दी शांत हो गया। ट्रू यांग युआन क्यूई ने एविल क्यूई को जला दिया, क्योंकि ये यिन नेचर के खिलाफ था। एविल क्यूई जल गई, सिर्फ सार एसेंस बाकी रहा। ये सार यांग एट्रीब्यूट का नहीं था, इसलिए यांग लिक्विड नहीं बना, और अनयील्डिंग गोल्डन बॉडी ने भी सोक अब्जॉर्ब नहीं किया, बल्कि ये उसके मांस और खून में समा गया। हर कोशिका सेल खुशी से झूम उठी, हर मांसपेशी मसल ऊर्जा से भर गई। कोर की ऊर्जा सोखने में एक दिन लगा। जब यांग काई ने आंखें खोलीं, उनमें बिजली सी चमक थी। उसका शरीर पहले से अलग था, माइनस न बाउंड्री बढ़ी, न मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट, पर शरीर ज्यादा ताकतवर हो गया। अब वो बिना ज्यादा युआन क्यूई के करीबी लड़ाई, क्लोज कॉम्बैट कर सकता था। यंग मास्टर, कैसा लग रहा है? ओल्ड डेमन ने धीरे से पूछा। बहुत अच्छा। क्या कंजीलिंग ब्लड बीट का काम शरीर को मजबूत करना है? बिल्कुल। युवा डेविल का सार बाउंड्री भी बढ़ा सकता है, पर असली काम शरीर की गुणवत्ता, क्वालिटी को बेहतर करना है। बाउंड्री भी बढ़ाती है? ओल्ड डेमन जल्दी बोला। यंग मास्टर, बाउंड्री का मतलब सिर्फ स्तर बढ़ाना नहीं, शरीर का मजबूत होना, युआन क्यूई का गहरा होना, मार्शल आर्ट्स का समझ बढ़ना, माइनस, ये सब बाउंड्री बढ़ाना है। आपका शरीर अब पहले से बेहतर है, ये भी एक तरह की बाउंड्री है। यांग काई ने सोचा और बोला, हाँ, तू सही है, मेरी समझ थोड़ी कम है। यंग मास्टर अभी जवान है, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ओल्ड डेमन ने श्रेय क्रेडिट लेने से इनकार किया। यांग काई ने उस बड़े पत्थर की तरफ देखा, माइनस उसमें 3 कंजीलिंग ब्लड बीड्स थीं। बिना झिझक के उसने हाथ रखा। एक बूंद जैसे सोच सकती हो, तुरंत उसके शरीर में घुस गई। पहले से भी ज्यादा तेज ऊर्जा उसके अंदर फैली। यांग काई ने एक आह भरी, आंखें बंद की और ध्यान लगाया। अगले आधे महीने में उसने न सिर्फ 3 बूंदें सोखीं, बल्कि पत्थर की पूरी ऊर्जा खींच ली। उसकी जीवन शक्ति 2 गुना हो गई, स्पीड और ताकत बढ़ गई। साथ ही वो क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। आधे महीने बाद ओल्ड डेमन के सुझाव पर यांग काई ने बिना युआन क्यूई के सिर्फ शरीर की ताकत से 1500 किलोग्राम का पत्थर हटा दिया। पत्थर के नीचे एक ठंडा सुरंग टनल था, जिसमें घना काला धुंध था, माइनस ये दाएं प्रायद्वीप के डेमन क्यूई का असली स्रोत था। जब ये काला धुंध छूटा, वो सीधा यांग काई की तरफ आया। ओल्ड डेमन ने अजीब सी हंसी मारी। छोटे, ये ओल्ड मैन के साथ खेलना चाहता है? आसमान और धरती का फर्क नहीं पता। ओल्ड डेमन का इशारा उसकी और यांग काई की पहली मुलाकात की तरफ था, जब उसने यांग काई के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर हार गया। बोलते हुए ओल्ड डेमन भी काला धुंध बनकर उससे टकराया। सुरंग में एक जंग शुरू हो गई। यांग काई कुछ देख नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कौन जीत रहा है, पर सोचा, ओल्ड डेमन तो पुराना डेविल है, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी देर बाद यांग काई ने पूछा, इस डेविल की आत्मा, सोल भी तेरी तरह है, फिर ये दुनिया में कैसे बची? ओल्ड डेमन थोड़ी मुश्किल में लगा। यंग मास्टर, उसकी आत्मा टूट चुकी है, बस थोड़ी सी इंटेंट बाकी है। यांग काई ने भौं उठाई। कोई प्रॉब्लम है? ओल्ड डेमन शर्मिंदा हुआ। यंग मास्टर, थोड़ी मदद कर दो, ये ओल्ड सर्वेंट इसे हरा नहीं पा रहा। यांग काई दंग रह गया, पर हंसी रोककर बोला, ये युवा डेविल नहीं था। तू कैसे हार रहा है? ओल्ड डेमन रोने लगा। हाँ, ये युवा डेविल है, पर मैं उससे पहले मरा, और मेरी आत्मा हेवेंस केव इनहेरिटेंस में बंद थी। अगर आप मदद न करेंगे तो शायद ये मुझे खा जाएगा। यांग काई ने पावर समझा और पूछा, कैसे मदद करूं? ये छोटा बच्चा ब्रैट आपके शरीर पर कब्जा करना चाहता है, बस उसे छोड़ दो, वही होगा जो हेवेंस केव में हुआ था।
यांग काई ने हाथ सुरंग टनल की तरफ किया। एक ठंडी आभा ऑरा उसके हाथ से अंदर चली गई। यांग काई मुस्कुराया, कोई डर नहीं था। ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट के साथ ये आभा जल गई और एक चीख सुनाई दी। बाकी सार एसेंस अनयील्डिंग गोल्डन बॉडी ने सोख अब्जॉर्ब लिया। यांग काई की मदद से ओल्ड डेमन ने धीरे धीरे जीतना शुरू किया। 1 घंटे बाद वो जीत गया। बस यंग मास्टर, अब देखिए कैसे ये ओल्ड मैन इस छोटे को निगलता है, ओल्ड डेमन ने जल्दी कहा। डर था कि यांग काई डेमन क्यूई भी छीन लेगा। दिल में सोचा, ये यंग मास्टर इतनी ऊर्जा कैसे सोख लेता है, यंग एट्रीब्यूट सीक्रेट आर्ट के साथ? अजीब है। यांग काई ने हाथ हटा लिया और जो स्पिरिट मेडिसिन उसने इकट्ठा किए थे उन्हें खाने लगा। वो जानता था कि ये दवाइयां बेकार नहीं थीं, अगर परिष्कृत रिफाइन किए तो और फायदेमंद होती, पर बंदी होने की वजह से परिष्कृत करने का मौका नहीं था। अभी के लिए खा लेना ही बेहतर था। ओल्ड डेमन और उस काले धुंध की लड़ाई पूरा दिन चली और आखिर में एक ही धुंध बन गया। इस लड़ाई के बाद ओल्ड डेमन की ताकत काफी बढ़ गई। शुक्रिया यंग मास्टर, आपकी उम्मीद पूरी की, ओल्ड डेमन ने जोर से कहा। यांग काई ने हल्का सा खांसा। शर्मिंदगी से ओल्ड डेमन बोला, मुझे कुछ दिन बंद रहना होगा। फिर बिना इंतजार किए वो यांग काई के शरीर में घुस गया। अगले दिन भी ओल्ड डेमन अपने बंद होने के काम में व्यस्त था। इस दौरान यांग काई स्पिरिट मेडिसिन को सोखने अब्जॉर्ब में लगा था। उसकी अनयील्डिंग गोल्डन बॉडी जो हर तरह की ऊर्जा सोख सकती थी, उसे कोई डर नहीं था। वो जानता था कि ये दवाइयां जहरीली नहीं थीं और उसकी क्यूई से टकराव नहीं करेंगी। कुछ देर बाद उसने दवाइयां पूरी तरह सोख ली और वो क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन 3rd स्टेज से 4th स्टेज पर पहुंच गया। रेड क्लाउड आइलैंड पर 2 महीने में 1 लेवल बढ़ना, ये सफर बेकार नहीं था। ओल्ड डेमन ने डेविल की आत्मा सोख ली थी और यहाँ के खजाने ट्रेजर्स यांग काई के हाथ में थे। उसने अंदाजा लगाया कि कुछ वक्त बाद ये जगह रेड क्लाउड सेक्ट के लिए प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी। अब निकलने का वक्त है। यांग काई पहाड़ से नीचे उतरा और समुंदर के किनारे पहुंचा। रेड क्लाउड आइलैंड से निकलने के लिए एक नाव चाहिए थी। ये सोचकर उसका सिर चकरा रहा था, माइनस खुद नाव बनाना नामुमकिन था। एक ही रास्ता था, रेड क्लाउड सेक्ट से चुराना, पर उसके लिए एक तरीका सोचना पड़ेगा। पर अगर खाली नाव भी मिल जाए तो उसे समुंदर में कैसे ले जाऊंगा? सोचते हुए दूर से कुछ सरसराहट और एक औरत की मदद मांगने की आवाज आई। यांग काई का चेहरा संकट में पड़ गया और वो उस तरफ दौड़ा। झाड़ियों के पीछे छिपकर उसने दृश्य सीन देखा। जैसे उसने सोचा, रेड क्लाउड सेक्ट सिर्फ साधारण लोगों को ब्लैक प्रोफाउंड फ्रूट इकट्ठा करने के लिए भेजता था। सामने एक मजबूत आदमी एक औरत पर बैठा था, उसके कपड़े फाड़ रहा था। वो हाँफ रहा था, गंदी हंसी के साथ। औरत नीचे छटपटाई, पर ताकत न होने से सिर्फ रोकर मदद मांग रही थी। उसका आभा और बुरा है। यांग काई उस आदमी के पीछे गया और एक जोर की लात मारी। आदमी उड़ता हुआ दूर गिरा। औरत जल्दी से कपड़े संभाली और यांग काई के पीछे छुप गई, कांपती हुई। आदमी चीखा, फिर खड़ा हुआ और यांग काई को गुस्से से घूरा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा नफरत से भरा। डेमन क्यूई उसके दिमाग को खा रही थी। यांग काई ने सांस ली। उस आदमी के कपड़ों से पता चला वो गरीब था, शायद कई बार आइलैंड पर आया जाया था। डेमन क्यूई ने उसे एक जानवर बना दिया था। यांग काई उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए सिर्फ एक लात मारी। लड़के, हट जा, आदमी ने गुस्से से कहा। वो इतना आगे बढ़ चुका था, यांग काई के होने से क्यों रुकता? यांग काई ने ठंडा नजर दिया। आदमी जैसे पागल सांड की तरह उस पर झपटा, चेहरा गुस्से से भरा। तो मैं तुझे इस दर्द से आजाद करता हूं। यांग काई वहीं खड़ा रहा। जब आदमी पास आया, उसने हाथ उसके सीने पर रखा और ट्रू यांग युआन क्यूई उसके दिल में डाल दी। दिल रुक गया। आदमी बिना दर्द के निढाल हो गया। पीछे औरत रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज सुन यांग काई को बुरा लगा। वो उसे तसल्ली देने के लिए मुड़ गया, पर जब उसका चेहरा देखा, उसका दिल कांप उठा। औरत लगभग 30 साल की थी, चमड़ी सफेद सुंदर होनी चाहिए थी, पर उसके चेहरे पर एक बड़ा दाग था, नाखून जितना मोटा, पूरे चेहरे पर। सूखा खून भी साफ नहीं हुआ था, माइनस उसकी सुंदरता कभी वापस नहीं आ सकती थी। औरत ने अपने फटे हुए कपड़ों से खुद को छिपाया, चेहरा छिपाते हुए रो रही थी, पर थोड़ी सी शुक्रगुजारी भी दिखा रही थी। अपना चेहरा जानते हुए वो यांग काई से दूर हटी। डर थी कि वो उसे डराएगी। यांग काई का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने औरत का हाथ, रिस्ट पकड़ा। नहीं, रुक जाओ। औरत छटपटाई। यांग काई नहीं रुका। दूसरे हाथ से उसका चेहरा धीरे से उठाया। बस करो, विनती करती हूं। औरत रोने लगी, उसके गाल से आंसू बहते रहे। दाग और डरावना लगा। यांग काई की आंखों में न तो हवस थी, न ही घृणा, बल्कि थोड़ी सी उदासी और झिझक। उसने बाल हटाए, पूरा चेहरा देखा। औरत ने आंखें बंद की, शायद अपने चेहरे से डर रही थी या यांग काई के एक्शन से। आंसू बहते रहे।
यांग काई की आंखें सिकुड़ी और उसने धीरे से कहा, मैडम, मडाम। उसका ये परिचित फेमिलियर आवाज सुन औरत ने धीरे से आंखें खोलीं। आंसुओं के बावजूद उसने यांग काई को गौर से देखा। शक से शुरुआत हुई, फिर खुशी और हैरानी में बदली। मैडम, क्या ये सच में आप हैं? यांग काई को यकीन नहीं हो रहा था। पहली नजर में उसे लगा था कि ये जाना पहचाना चेहरा है। उसके अजीब एक्शन सिर्फ इस बात को पुष्टि कंफर्म करने के लिए थे। औरत ने यांग काई की आवाज सुनी, 2 महीने पहले के उस गंदे भिखारी को याद किया। कांपते हुए बोली, छोटे भिखारी, लिटिल बेगर तू? यांग काई ने गहरी सांस ली। छोटे भिखारी सुनते ही उसे पता चल गया, ये जियांग फैमिली की मैडम थी। सिर्फ 3 लोग उसे छोटे भिखारी कहते थे, कुई एर, सिउई ईआर, जियांग फैमिली की यंग लेडी और ये मैडम। मैडम, आप यहाँ क्यों? आपके चेहरे को क्या हुआ? यांग काई के मन में सवाल उठ रहे थे। कुई एर, क्यूई ईआर और जियांग फैमिली की दोनों औरतें इसी सिटी में मियाओ फैमिली के संरक्षण प्रोटेक्शन में होनी चाहिए। फिर मैडम यहाँ कैसे? उस दिन जब हम अलग हुए, मियाओ हुआ चेंग खुद उन्हें लेने आया था। यंग लेडी की सगाई उसके साथ थी। फिर ये सब कैसे बिगड़ गया? युवा वीर यंग हीरो, मैडम पहचानते ही जमीन पर गिर पड़ी, सिर जमीन से लगा दिया और रोती हुई बोली, मेरे जियांग फैमिली के लिए इंसाफ करो। यांग काई ने जल्दी से उठाया, देखा तो उसके माथे से खून बह रहा था, माइनस वो कितनी बेबस थी। यहाँ बात करने की जगह नहीं, पहले यहाँ से चलें। यांग काई ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से ले चला। आपका चेहरा इतना बदल क्यों गया? आप यहाँ रेड क्लाउड सेक्ट में क्यों? कोई एर और यंग लेडी कहाँ हैं? मियाओ फैमिली का क्या हुआ? यांग काई के मन में सवाल भर गए। भले ही वो करीब न थे, पर कुछ दिन साथ रहे थे। कोई एर की बातें, उसका स्नैक्स बांटना, उसका चुलबुलापन, ये सब भूल नहीं सकता था। काफी देर चलकर यांग काई मैडम को पहाड़ की चोटी पर ले गया, जहां साधारण लोग नहीं पहुंच सकते। दोनों बैठ गए। मैडम यांग काई से मिलने के चमत्कार से रो पड़ी। यांग काई ने तसल्ली नहीं दी, बल्कि रोने दिया। उसके पास वक्त था और मैडम के पास बताने को बहुत कुछ। आधे घंटे बाद मैडम का रोना कम हुआ। बालों से चेहरा छिपा, वो कांपती रही। यांग काई ने अपना कोट उतारकर उसके ऊपर डाल दिया। शुक्रिया। मैडम ने शिष्टाचार नहीं छोड़ा। बताइए, क्या हुआ? मैडम की आंखें यादों में खो गईं। धीमी आवाज में उसने पूरी कहानी सुनाई। कुई एर, क्यूई एर, हुआन एर और मैं मियाओ हुआ चेंग के साथ मियाओ फैमिली गए। पहले कुछ दिन उन्होंने हमें मेहमान की तरह रखा, पर जब मैंने हुआन एर की शादी की बात की, उन्होंने 3 महीने से बढ़ाकर 4 महीने कर दिए। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। कुछ दिन बाद जब बात की तो उन्होंने शर्त रखी। उनके बेटे का दर्जा स्टेटस ऊंचा है। हुआन एर उनके लायक नहीं, वो सिर्फ उपपत्नी कॉन्क्यूबाइन बन सकती है। मैं गुस्से में थी, पर चुप रही। अगले दिन मैंने हुआन एर और कुई एर से कहा कि हमें निकलना है। इतनी मुश्किलों के बाद सी सिटी आए, मेरी बेटी उपपत्नी नहीं बनेगी। ये शादी मेरे पति और मियाओ हुआ चेंग ने तय की थी। कैसे वो अपने वादे से मुकर सकता है? पर हम निकल पाते उससे पहले मियाओ हुआ चेंग गुस्से में आ गया और हम सबको बंदी कर लिया। मैडम का चेहरा डर से भर गया। उसने और रोकर कहा, मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, पर बाद में पता चला उसने ही मेरे पति की मौत का प्लान बनाया था। टोंग प्रोविंस के लोगों को रिश्वत दी थी। उनके मरने के बाद उसने मुझे शादी का वादा याद दिलाया और मैं अनजाने में अपनी बेटी को शेर के मुंह में ले आई। ये सब क्यों किया उसने? क्या आपका पति और मियाओ हुआ चेंग दोस्त नहीं थे? यांग काई को लगा ये बात सीधी नहीं थी। उस दिन मियाओ हुआ चेंग का उदास चेहरा एक नाटक था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।